ओके, सो नेक्स्ट इज आर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आप सभी को पता है हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है आइडियल, एक होता है नॉन आइडियल। नॉन आइडियल के भी फर्दर दो टाइप्स होते हैं, दैट इज़ पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। इसका मतलब क्या है, मान लो आपने कोई एक सॉल्वेंट लिया 50 ml, ठीक है, ए सॉल्वेंट। आपने ऐसा ही एक और सॉल्वेंट लिया 50 ml, इन दोनों को मिक्स किया। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि फ़ाइनल वॉल्यूम आपका 100 ml आना चाहिए। लेकिन अगर 100 ml से ज़्यादा आ रहा है, मान लो 120 ml आ रहा है, इतना डिफरेंस तो नहीं होता, बट स्टिल डिफरेंस होता है कुछ पॉइंट्स में, या जितना भी समझाने के लिए मैंने थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस रखा है। तो अगर मान लो उसका डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है तो यू कुड से कि पॉजिटिव डेविएशन है। अगर कम आ रहा है 100 से, मान लो कुछ 98 समथिंग या कितना भी आ रहा है, आना चाहिए था 100, 50-50 लिया, तो आपको ये बोलेंगे कि 50 ml ईच लिया। अगर फाइनल वॉल्यूम आपका 98 आ रहा है तो आपको 50 से 98 कंपेयर नहीं करना है, आपको 100 से कंपेयर करना है कि दोनों को मिक्स करेंगे तो 100 तो बनना चाहिए। अब अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन, कम आ रहा है तो नेगेटिव डेविएशन, है ना। तो ये आइडियल हैं, ये दोनों नॉन आइडियल के केस हैं। अब ये क्यों होता है कि अगर मान लो ए और ए में जो ऑलरेडी बॉन्डिंग था, बी और बी में जो ऑलरेडी बॉन्डिंग था, मतलब कि मान लो ये अल्कोहल है, ये वाटर है, तो अल्कोहल के अंदर, वाटर के अंदर जो आपस में बॉन्डिंग था, मिक्स करने के बाद ए और बी में भी उतना ही बॉन्डिंग रहा, तो इसने 100 ml दिखाया। अगर मान लो मिक्स करने के बाद ए और बी का जो बॉन्डिंग है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है ना, इसका जो इंटरेक्शन है या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अच्छा नहीं है, देन ए से या फिर बी से, इन्हीं में ही ज़्यादा अच्छा बॉन्डिंग था, तो वो मिक्स होके ज़्यादा अच्छा बॉन्डिंग नहीं दिखाएगा, बॉन्ड नहीं दिखाएगा, तो वो दूर दूर रहेंगे, मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहेंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर इसमें ए और ए से, बी और बी से, इन दोनों से कंपेयर करें तो ए और बी का जो बॉन्ड है वो बहुत अच्छा बना। अगर बहुत अच्छा बना तो दोनों अच्छे से मिक्स होंगे, मर्ज होंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, है ना। तो इन द सेम वे यहाँ पे आप बोल सकते हो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0, कि मतलब होना भी 100 चाहिए था, मिला भी 100 है, चेंज आया हमारे पास 0 का। यहाँ पे डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज़ ग्रेटर देन 0 है, कि होना चाहिए था 100, मिला हमारे पास 120, तो जो चेंज है वो ज़्यादा है। यहाँ पे जो चेंज है डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज़ लेस देन 0 है। यहाँ पे इन द सेम वे डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, हीट भी वही रहेगा, यहाँ पे हीट भी ज़्यादा होगा, यहाँ पे हीट भी क्या होगा, कम होगा। एक और डिफरेंस लिख सकते हो कि ये रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा, है ना, ये नहीं करेंगे, नॉट फॉलो, इसको लिख लेना कम्प्लीटली। एक और डिफरेंस लिख सकते हो कि ये जो आपने ग्राफ बनाया था इस टाइप से रॉल्स लॉ का, ये ऐसा ही रहेगा। पॉजिटिव डेविएशन है तो ये जो ग्राफ होना चाहिए था ऐसे, ये ऐसा शो होगा ऊपर की तरफ तीनों, है ना। ये वाला कैसा होगा कि मान लो ये है आपके पास ऑलरेडी ग्राफ आइडियल का, नीचे की तरफ, ये भी नीचे की तरफ, ये भी नीचे की तरफ। ये सारे डायमेंशंस आप लिख लेना खुद से, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फाइनल रिवीजन वीडियो नहीं बोलेंगे फिर इसको, है ना। फाइनल रिवीजन मतलब आपने सब पढ़ लिया, जस्ट एक बार गो थ्रू होना है और आप क्वेश्चंस पे ही फोकस करना है। बट इसको याद रख के अगर ये भूल जाते हो तो वापस से इस वीडियो पे आना, जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वापस से समझना, फिर से क्वेश्चन करना, ठीक है। इसके बाद एजियोट्रॉप्स है, उसको डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी से याद ही करना है कि ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होता है। मीन्स आपने एक मिक्स किया और वो एक प्योर सॉल्वेंट की तरह ही बिहेव कर रहा है। ए और बी को मिक्स किया तो मिक्सचर की तरह नहीं, वो एक प्योर सॉल्वेंट की तरह ही बिहेव कर रहा है, तो एक कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बोलते हैं इसमें। इसमें भी दो टाइप के होते हैं, ऑलरेडी सभी को पता है, मिनिमम बॉइलिंग मिक्सचर और मैक्सिमम बॉइलिंग मिक्सचर। मिनिमम बॉइलिंग मिक्सचर मतलब पॉजिटिव डेविएशन, मैक्सिमम बॉइलिंग मिक्सचर मतलब नेगेटिव डेविएशन। याद रखना इसको, इनके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो आपको एज इट इज़ एनसीईआरटी के याद करने हैं,
एज इट इज़, एक भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ना है। बस याद रखना नेगेटिव वाला मैक्सिमम वाले में जाएगा, पॉजिटिव वाला मिनिमम एजियोट्रॉप में जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, एक सेकेंड। नेक्स्ट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सभी को पता है 4 टाइप की होती है, 1 2 3 4। फर्स्ट है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना। देखो नाम से ही पता चल रहा है लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब जो प्योर सॉल्वेंट का होगा उससे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन का कम हुआ होगा, है ना। लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर ऐसे ही निकाल सकते हो ना कि मान लो जो सॉल्यूशन का था वो कम होगा प्योर से। नोट का मतलब क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट, कि आपने कोई एक जगह प्योर सॉल्वेंट लिया, उसका था पी नोट, उसी के अंदर आपने बीच में सोल्यूट डाल दिए उसी के अंदर, तो अब बन गया पी सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का कम है देन इससे, तो लॉवरिंग इसी से ही निकाल सकते हैं ना, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। लेकिन अगर आपको बोले रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर तो ये होगा, याद रखना पी नोट माइनस पी तो होता है लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, पी नोट माइनस पी अपॉन पी नोट, इसको रिलेट कर दिया तो इसको बोलेंगे रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, विच इज़ इक्वल्स टू x2, मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है ये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब देखो ये था प्योर का और ये बॉइलिंग पॉइंट है, और ये बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, मतलब एक प्योर है एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट प्योर का है सॉल्वेंट का और ये सॉल्यूशन का है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब बढ़ गया, तो जब हमने सॉल्यूशन बनाया तो बढ़ गया, बढ़ गया मतलब यही बड़ा होगा, इतना बात याद रहेगी। अब कैसे निकालते हैं डेल्टा टी बी, डेल्टा टी बी मतलब एलिवेशन, कितना बड़ा, कितना बड़ा कैसे निकालोगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, है ना, टी बी माइनस टी बी नोट कर दो। जिसको समझ आ रहा है बहुत अच्छी बात है, थोड़ा स्पीड से बोल रही हूँ, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को दोबारा देखना, जहाँ से समझ नहीं आए वही कॉन्सेप्ट को दोबारा चलाना, आ जाएगा, राइट। लेकिन अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल डीप में तो मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, जस्ट एक रिवीजन क्लास है। ओके, डेल्टा टी बी नोट इज इक्वल्स टू टी बी माइनस टी बी नोट, सबको समझ आया कि एलिवेशन मतलब बढ़ गया तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया। अब इसको किसके इक्वल रखते हैं, इस पूरे फॉर्मूला को के बी इंटू एम। के बी क्या होता है, इसका ही एलिवेशन कांस्टेंट है, ये है आपके पास मोलैलिटी जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है ना। ओके, नेक्स्ट है आपके पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। वो कैसे निकालते हैं, डिप्रेशन मतलब कम हुआ, तो ये था आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट, ये था आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का। तो अब बताओ किसका ज़्यादा होगा, प्योर का या इसका। ये तो था प्योर का, ये जब सॉल्यूशन बना दिया और बोल ही रहे हैं कि कम हो गया, तो सॉल्यूशन बनाने के बाद कम हुआ तो मतलब ये कम होगा, है ना। उल्टा भी लिख सकते हो ना, टी एफ नॉट इज़ ग्रेटर देन टी एफ, एक ही बात है, किसी भी साइड रखो, टी एफ नॉट को बड़ा रखना है ना। ओके, अब डेल्टा टी एफ मतलब कितना डिप्रेशन आया, वो कैसे निकालेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, है ना। डिप्रेशन हो गया फ्रीजिंग पॉइंट का, एग्जाम में आए कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 2 केल्विन है, उसका मतलब ये नहीं दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ, डेल्टा टी एफ दिया हुआ है कि डिप्रेशन कितना है, राइट। इसको भी इक्वल रखते हैं हम के एफ इंटू एम के। नेक्स्ट है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर, वो कैसे निकालते हैं, पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी, ये ऑस्मोटिक प्रेशर, ये है कॉन्सेंट्रेशन, एन बाई वी से जो निकलती है मोलैरिटी, वही, या मोलैरिटी जो भी कॉन्सेंट्रेशन दिया हो, आर मतलब गैस कांस्टेंट, ये मतलब टेम्परेचर, इसको हमेशा किस में रखोगे, केल्विन में, आर को किस में रखोगे 0.082, अगर लीटर एटीएम की बात करें मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की, ठीक है। जूल पर केल्विन के लिए 8.314 यूज़ करते हैं, 2 कैलोरी यूज़ करते हैं, ये सभी को पता है ना। यहाँ पे ये वाला यूज़ करना है 0.082, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो हमारे पास वैल्यू आएगी ये लीटर में आती है, और इसकी वैल्यू भी यहाँ पे लीटर एटीएम पर मोल होती है, इसीलिए, ठीक है। अब
नेक्स्ट है हमारे पास वेंटो फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पे से क्वेश्चन आता है। सभी यही है वेंटो फैक्टर, आपको सबके आगे बस आयोटा लगाना है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। आपने क्या किया, सबके आगे क्या लगा दिया, आयोटा। आयोटा मतलब कि देखो, मान लो आपके पास कोई था NaCl एक कंपोनेंट, लेकिन एक्चुअल में जैसे ही उसको पानी में डिसोल्व किया ना, वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दो में डिसोसिएट हो गया। मतलब वैल्यू आनी चाहिए थी एक की वजह से, वैल्यू आ रही है दो की वजह से, तो ऑलमोस्ट डबल वैल्यू हो गई। तो अगर डबल हुई तो हमें इसको भी डबल करना पड़ेगा, इसको भी डबल करना पड़ेगा, इसको भी डबल करना पड़ेगा, मतलब सबको दो दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अब मान लो कोई भी ऐसे इलेक्ट्रोलाइट हैं जो कम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं, जैसे कि AlCl3 पूरा पूरा डिसोसिएट होता है Al में और Cl में, 3 पॉजिटिव और नेगेटिव, ये सबको पता है ना, ये इधर जाता है, ये इधर जाता है, 3 इधर चार्ज जाता है, 1 इधर चार्ज जाता है। Cl 3 है तो 3 लिखते हैं, Al एक ही था तो 1 लिखते हैं, टोटल कितने हुए, 4। तो जो वैल्यू आनी चाहिए थी 1 की वजह से, वो आ रही है अभी 4 की वजह से, 1 + 3। यहाँ पे भी 1 की आनी चाहिए थी, 1 और 1 2 की वैल्यू आ रही है। इन द सेम वे MgSO4, ये किस में टूटता है, Mg2 पॉजिटिव में प्लस SO4 2 नेगेटिव में। सबको पता दोनों पे 2 2 का चार्ज होता है और कैंसिल होके नेगलेक्ट कर देते हैं यहाँ पे फाइनल फॉर्मूला में। तो वैल्यू आनी चाहिए थी 1 की वजह से, वैल्यू आ रही है 2 की वजह से, तो डबल हो गई। वेंटो फैक्टर यही बताता है कि कितना आपने उसमें एबनॉर्मेलिटी आया आपके पास मोलर मास में या फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। तो जो भी कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे उसके तो डायरेक्ट निकालोगे, जो डिसोसिएट नहीं होते, जैसे कि मान लो एसिटिक एसिड है, पानी में डालने के बाद डिसोसिएट होता है लेकिन कम्प्लीटली नहीं होता है, 100% डिसोसिएशन नहीं होता है, तो वहाँ पे हम बात करते हैं अल्फ़ा की, कि कितना डिग्री में डिसोसिएट हुआ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन की बात करते हैं। इसका फॉर्मूला याद रखना, आयोटा तब निकालते हैं हम कैसे, 1 - अल्फ़ा प्लस में अल्फ़ा/n, एक और निकलता है 1 - अल्फ़ा प्लस में n अल्फ़ा। अब आप मुझे बताओ कौन सा एसोसिएशन का होना चाहिए, कौन सा डिसोसिएशन का। देखो पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देखो यहाँ पे AlCl3 था, टूट के बड़ा हो गया वैल्यू, है ना, 4 हो गया, तो हमें मल्टीप्लाई वाला टर्म ही लेना पड़ेगा उसके लिए, कि बढ़ गई ना ओवरऑल आयोटा की वैल्यू। तो इस तरीके से कभी भी अगर डिसोसिएशन होता है, मतलब टूटते हैं आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, तो आप उसको इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। 1 - अल्फ़ा कॉमन है, याद करना है फॉर्मूला डायरेक्टली। अल्फ़ा/n लगाओगे जब एसोसिएशन हो गया, मतलब जुड़ गए तो डिवाइड करना पड़ेगा, कम होगी आयोटा की वैल्यू। ओके, अल्फ़ा क्या है यहाँ पे, डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहाँ से n कैसे निकालोगे, मान लो कोई आपके पास एसिटिक एसिड है CH3COOH और ये 2 में टूट गया पानी में डालने से, CH3COO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव, कितने में टूटा, 2 में, लेकिन पूरा पूरा नहीं टूटता है, तभी तो हम अल्फ़ा की बात कर रहे हैं, बिल्कुल एरो वहाँ नहीं जाएगा, इक्विलिब्रियम टाइप रहेगा। मान लो 95% टूटा या कितना भी टूटा, वो अल्फ़ा से निकालेंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखोगे, n की वैल्यू मतलब 2 में टूटा तो 2, कभी कभी इसका डाइमर बनता है, डाइमर बनेगा तो भी हम वैल्यू रखेंगे 2 एसोसिएशन में, ट्राइमर बनेगा तो 3। n की वैल्यू समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ, जितने में टूटा या जितने में जुड़ा वो होंगी n की वैल्यू। एसोसिएशन में कितने में जुड़ा, डिसोसिएशन कितने में टूटा। अब यहाँ से n समझ आ गया, अल्फ़ा मतलब डिसोसिएशन, आयोटा मतलब यही वेंटो फैक्टर, सभी कुछ समझ आ गई। लेकिन इनको जब तक क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं करोगे, सिर्फ समझने का वैल्यू हो जाएगा 0। क्वेश्चंस करके देखो, हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जिस भी क्वेश्चन में डाउट आए वीडियो के कमेंट में वो क्वेश्चन लिखना, ओके। अच्छा, अब इसके बाद एक चीज़ और याद रखनी है, मान लो कभी कभी एग्जाम में बोलते हैं परसेंट एसोसिएशन निकालो या परसेंट डिसोसिएशन निकालो। इसका मतलब क्या होता है कि आपने जो भी अल्फ़ा निकाला था उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। एसोसिएशन के केस में ये आ जाएगा, डिसोसिएशन के केस में ये आ जाएगा, है ना। कि मान लो अल्फ़ा की वैल्यू आई 0.95,
आपसे पूछा परसेंट एसोसिएशन बताओ या परसेंट डिसोसिएशन, तो आप 95% बोलोगे, है ना। ओके इसके बाद आपको कुछ ज़्यादा नहीं बचता है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। बस वही याद रखना कि नॉर्मल मोलर मास अपॉन नॉर्मल मोलर मास होता है, जो भी आयटा का फॉर्मूला होता है वही एज इट इज़, कभी कभी उस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। जो एक चीज़ और याद रखें ना, मैंने नोटिस के एग्ज़ाम में ये बार बार पूछ रहे हैं कि जो ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक हो उसमें से ये चैप्टर समझ के आज में तीनों चैप्टर कर दो, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो और काइनेटिक्स, राइट। जितने भी क्वेश्चंस कर सकते हो ये थ्योरी पढ़ने के बाद उतने कर दो। फिर दूसरे चैप्टर की मैं वीडियो डालूंगी, उसके क्वेश्चंस कर दो, नेक्स्ट चैप्टर की डालूंगी, उसके क्वेश्चंस कर दो। जिस भी क्वेश्चन में डाउट आए मुझे भेजना, ठीक है, कमेंट करना, जो भी क्वेश्चन में डाउट आए उसकी मैं एक वीडियो बनाने का ट्राई करूँगी, ओके। अच्छा, जो मैं बात कर रही थी अभी ब्लड सेल की, यूजुअली जो आरबीसीज होती है ना, ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स हमारे ब्लड में, वो 0.9% NaCl के साथ आइसोटोनिक होती है। आइसोटोनिक मतलब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर पे 0.9%। ऑस्मोसिस से क्वेश्चन ये वाला आता है। अगर मान लो आपने 0.9% सॉल्यूशन को, आरबीसी को, किसी ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया जो कि हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक मतलब कम कंसंट्रेशन का, मान लो 0.5% वाले में रख दिया, है ना, तो ऑस्मोसिस में हमेशा मूवमेंट होता है सोलवेंट का। किसका मूवमेंट होता है? सोलवेंट का मूवमेंट होता है। तो अब मुझे बताओ, सोलवेंट, या फिर मैं यहाँ पे जस्ट एक पानी की बात करती हूँ नॉर्मल, तो पानी यहाँ से यहाँ जाएगा कि यहाँ से यहाँ जाएगा? सोच के देखो, ये है 0.5%, ये है 0.9, मतलब ये तो बहुत अच्छा कंसनट्रेटेड है, यहाँ पे ही पानी ज़्यादा होगा ना। हाइपोटोनिक मतलब सोल्यूट कम है लेकिन पानी तो ज़्यादा है, तो पानी ज़्यादा है तो पानी आरबीसी के अंदर जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हो जाएगी स्वेलिंग, आरबीसी स्वेल कर जाएगी, सोलवेंट मूव करेगा आउटसाइड टू इनसाइड। अगर आपने इसी 0.9% आरबीसी को किसी ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया जो कि हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन का, मान लो 1.1 पे रख दिया, 0.9 से तो ज़्यादा है, अब क्या होगा? यहाँ पे पानी ज़्यादा हो गया क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कम है ना, पानी तो ज़्यादा है, सॉरी हाँ, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो पानी कम है, सोल्यूट ज़्यादा है ना, तो अब पानी यहाँ से बाहर आ जाएगा। अब पानी बाहर आएगा तो आरबीसी सेल क्या हो जाएंगी? श्रिंक कर जाएंगी। कभी कभी इस पे क्वेश्चन आए तो कर लेना, राइट। इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। मैंने एक फाइनल रिवीजन कराया है, थोड़ा क्विक रिवीजन, जिसके थ्रू आप, आई होप कि सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। नहीं हुए, जो भी आपको डाउट आए कमेंट में पूछना, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जितने कर सकते हो आज उतने। ओके, सो बाय बाय।